नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता वे आंखें पर चर्चा करेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वैसे तो प्रकृति और मनुष्य का संबंध आदिम काल से है, किंतु कविता में प्रकृति को केंद्रीय विषय के रूप में लाने का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को है। पंत की कविता पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सुमित्रानंदन पंत की चर्चा से पहले हम चाहते हैं जी। कि आप कवि का जीवन परिचय अगर बता दें जी। तो कविता समझने में हमारे विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। जरूर जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में हुआ। जी। अल्मोड़ा जिले के एक कौसानी गांव में वे पैदा हुए सन 1900 में। उनका जन्म का नाम गोसाई दत्त पंत था। एक दुर्घटना हुई कि उनके प्रसव जब हुआ उनकी माताजी का, तो 6 घंटे के अंदर बालक जो है मातृविहीन हो गया। और फिर इनकी दादी और इनके परिवारजनों ने इनका पालन पोषण किया। बहरहाल इनका वहाँ चाय का बागान था, देवदारू के पेड़ थे, प्रकृति का सुरम्य वातावरण था। वहाँ इनका बचपन प्रारंभ हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई और उसके बाद अल्मोड़ा ज़िले में इनका मकान था, जहाँ इनके बड़े भाई रहकर पढ़ रहे थे, माध्यमिक शिक्षा ले रहे थे, मिडिल क्लास कर रहे थे। इनको भी वहाँ भेज दिया गया। अल्मोड़े का वातावरण वहाँ से भिन्न था और वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियाँ अधिक होती थीं। उन राजनीतिक गतिविधियों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया और साथ ही अपने बड़े भाई की जो पुस्तकें थीं उन पुस्तकों को सब पढ़ डाला। कविताओं में इनकी विशेष रुचि पैदा हो गई। बालक थोड़ा अंतर्मुखी प्रकृति का था। धीरे धीरे ये अपने कॉलेज में कविताएं लिखने लगे और न केवल कविताएं लिखने लगे बल्कि हस्तलिखित पत्रिका भी निकालने लगे। क्या बात है। धीरे धीरे अल्मोड़ा के ये प्रसिद्ध युवा कवि हो गए। जी। इन पर अनेक जो वक्ता अल्मोड़ा आते थे उनका प्रभाव पड़ा। फिर ये अपने बड़े भाई के पास हाई स्कूल करने के लिए बनारस आ गए और वहीं से इन्होंने हाई स्कूल किया। बनारस इलाहाबाद का माहौल एक भिन्न किस्म का माहौल था और वो समय 1920 के आसपास का देश में नई करवट ले रहा था, नई चेतना पैदा हो रही थी। वहाँ इनके बंगाली मित्र बने। बंगाली मित्र के साथ साथ इन्होंने बंगला सीखी, थोड़ी सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव पड़ा।
क्या बात है। नई जागृति थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ इन्होंने विवेकानंद को भी पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस की इनको वाणी पढ़ने को मिली। तो इन्होंने अपना क्षितिज विस्तृत कर लिया और अनेक अंग्रेजी के कवियों को इन्होंने साथ साथ पढ़ा। जी। यहाँ भी ये कविताएं लिखते रहे और जो उस समय की तत्कालीन पत्रिकाएं थीं उन पत्रिकाओं में छपते रहे। क्या बात है। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो उच्छ्वास में संग्रहित हुई हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने प्रकृति को केंद्र में लाया, ये बात बहुत सही है। जी। प्रकृति हालांकि हमारे यहाँ पहले भी मौजूद थी, परंतु प्रकृति का तटस्थ चित्रण हुआ करता था, माने उसमें कोई राग भाव नहीं हुआ करता था। जैसे हरिऔध जी ने कहा, दिवस का अवसान समीप है, गगन कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर अभय राजती, कंवलनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब इसमें प्रकृति का उतना आत्मीय चित्रण नहीं है। इनके यहाँ देखें, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। माने कवि एक चिड़िया को देखकर उससे वार्तालाप कर रहा है कि हे चिड़िया, ये बता, बाल विहंगिनी, ये बता कि तूने पहली किरण जो सूर्य की पड़ी उसको कैसे पहचान लिया। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। तो ये जो वार्तालाप है, ये जो उसका बिल्कुल ठीक संलग्नता है, आत्मीयता है, इसने प्रकृति को एक नया रूप दे दिया। इस तरह की जो प्रकृति थी वो हिंदी में पहले मौजूद नहीं थी। तो प्रकृति में जो कल्पना के रंग भरकर उससे आत्मीय संवाद स्थापित कर लेने का जो काम है वो सुमित्रा नंदन पंत ने किया। जी। जी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि वे इलाहाबाद में अपने बड़े भाई के पास आ गए थे, वहीं से इंटरमीडिएट की परीक्षा देना चाहते थे, परंतु उसी समय असहयोग आंदोलन चल पड़ा। जी। गांधी जी ने चलाया। गांधी जी ने जी। 1921 के आसपास जी। उसके प्रभाव में आए और भाई के कहने से इन्होंने परीक्षाएं छोड़ दी। जी। भाई राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जेल चले गए, पूरा देश ही आंदोलित हो गया था। जी 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 जी, जी। तो स्वाधीनता आंदोलन, जागरण की जो चेतना थी वो उस समय नवयुवकों के अंदर भरी हुई थी। जी। सुमित्रा नंदन पंत में भी वो चेतना आ गई थी। जी। और चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, अपने में मगन रहते थे, ये सब चीज़ें उनकी कविताओं को एक नया आयाम प्रदान करती थी। इनकी जो प्रारंभिक कविताओं का संकलन है जो पल्लव के नाम से जाना जाता है, उसे छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। जी। इन्होंने एक नई भाषा दी, इन्होंने एक नई कल्पनाशीलता दी कविता के अंदर। जी। पर ये यही नहीं रुके, इनकी व्यवस्थित शिक्षा भले ही रुक गई हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि इनके भाई जेल चले गए थे, तो उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए इन्हें फिर बार बार अपने अल्मोड़ा जाना पड़ता था। परीक्षा, उस तरह की व्यवस्थित शिक्षा ये नहीं ले सके और उसी में रम गए। इसी तनाव में, इसी जटिलता के संसार में इनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, तो काला कांकर चले गए। और काला कांकर में इन्होंने ग्राम जीवन को नज़दीक से देखा। वहाँ किसान और ये जमींदार और ये सब लोगों का जो इन्होंने मिश्रण देखा और वहाँ के दुख दर्द देखे, तो इन्होंने प्रकृति का वो जो काल्पनिक स्वरूप है उसे छोड़ दिया और फिर ये धरातल पर आकर उनके दुख दर्द से जुड़ गए। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका ये दूसरा चरण है जहाँ वे ग्राम्या तक गए हैं, और फिर इनका तीसरा चरण आता है जिसमें ये अरविंद से प्रभावित होते हैं। जी। इनकी प्रमुख कृतियाँ पल्लव हैं, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद है। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले जी थे। तो इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला और फिर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही रोचक परिचय आपने दिया है, बहुत ही ज्ञानवर्धक परिचय है जिससे कविता समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि आप कविता का पाठ करते हुए इसकी व्याख्या प्रस्तुत करें। जरूर। शीर्षक है वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन।
जैसे कि मैंने कहा शीर्षक है वे आँखें। जी आँखों पर लिखने की हमारे यहाँ परंपरा है। जैसे बिहारी ने लिखा नायिका के विषय में कि ये बड़ी बड़ी आँखें हैं आपकी, या कबीर ने कहा था कि आँखें देखी कि, तो आँखें जो हैं वो हमारी इंद्रियों में सर्वाधिक सशक्त होती हैं। जी इसलिए आँखों पर, और आँखों की एक दूसरी विशेषता होती है डॉक्टर साहब जी कि आँख जो हैं वो मन का हाल बता देती हैं। जी वो कहना उसमें कुछ नहीं है, उनके देखने मात्र से पता चल जाता है। तो वे आँखें, ये किसकी आँखें हैं? ये गांव के किसान की आँखें हैं, जिसका हाल वो अपनी इस कविता में बता रहा है। क्या बात है। जी अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा जैसे हूँ, जी वहाँ कोई उल्लास नहीं है। उन आँखों से डरता है मन, कवि कहता है कि उन आँखों को देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। ये किनकी आंखें हैं? ये किसान की आँखें, किसान के परिवार की आँखें हैं। जी भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनमें दारुण दुख, दारुण दैन्य और नीरव रोदन कर रहे हैं, वो शांत रोदन कर रहे हैं। जी असल में ये कविता लगभग 1930-31 के आसपास है। उस समय जो हमारे देश की दशा थी, वो देश की दशा आप जानते ही हैं, अकाल पड़ रहे थे, अंग्रेज़ जो हैं वो शोषण कर रहे थे और अत्याचार करने में लगे हुए थे। हमारे जमींदार जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और किसान उसमें पिसता चला जा रहा था। तो उसका परिवार है ये। क्या बात। जी वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। जी ये किसान है, वो किसान जो स्वाधीन था, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, जिसमें कि अभिमान भरा रहता था, पर आज वो सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। छोड़ उसे मझदार, आज बीच में वो बेचारा रह गया है, संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार उसका कगार के सदृश, कगार माने किनारा। जी आप देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है, बाढ़ आती है तो किनारे टूटते चले जाते हैं। उसी तरह से आज उसका संसार टूटता चला जा रहा वो है। तो मझधार में फंसा है, लेकिन जनता और संसार वो किनारे पर खड़े होकर लोग तमाशा देख रहे हैं। जी, आधार ही खिसक रहा है। जी जी जबकि जो वो काम करता था, उसके खेत लहराते थे, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। क्या बात है। कभी उसके खेत लहराते थे, आंखों में उसकी चमक रहती थी, परंतु उन खेतों से वो आज बेदखल हो गया है, क्योंकि उसके खेत जो हैं वो जमींदार ने, साहूकार ने अपने पास रख लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, उसके अंदर उसके जीवन की हरियाली हंसा करती थी। उसके पत्ते पत्ते में, पौधे पौधे में वो जो हरियाली थी अब खत्म हो गई है। जी जी आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। ये आंखों का तारा कौन है डॉक्टर साहब? आँखों का तारा उस किसान का बेटा है। क्या बात। उस किसान के बेटे के बारे में वो कह रहे हैं कि जो आँखों का तारा उसका बेटा उसकी आँखों में घूमा करता था, वो कारकून, कारकून माने जमींदार के जो टैक्स वसूलने वाले कारिंदे, लठैत इत्यादि हुआ करते थे, उन लठैतों की लाठी से वो जवानी में ही मारा गया। ओहो जी जी। कवि कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। क्या बात है। क्या वो बात। कहते हैं कि घर द्वार बिक गया जी। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, जी। उसने जो कर्ज लिया था उसने एक कौड़ी नहीं छोड़ी, बल्कि जमीन भी उसके पास चली गई और साथ ही घर बार उसका कुर्क हो गया। तो नीलाम हो गया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। ओहो। बरधों की जोड़ी माने बैल। आप जानते हैं कि खेत किसान बिना बैल के उस समय नहीं चला करते थे। किसान के जो बैल हैं वही उसकी खेती का आधार हुआ करते थे। तो कहता है कवि कि कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। जी। ये उजरी कौन है? हाँ, जाहिर है कि किसान के घर में दूध के लिए
गाय और भैंस हुआ करती थी, जी। तो उनके नाम उजरी, काली, धौली इस तरह से रखा करते थे। तो कह रहे हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती, आने देती। जी। तो पास नहीं आने देती थी उजरी जो है, गाय जो है, जी। उसके सिवा। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। पर देखो आज स्थितियां ये कोई हो गई हैं कि वे सब उजड़ गया है। सुख की खेती जो सर्वोत्तम मानी जाती थी, वो खेती अब समाप्त हो गई है। जी। यही नहीं, इसके आगे वो कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जी। ये स्थिति किसान की हो गई थी उस समय कि बिना दवा के, जी। दर्पण का तो सवाल ही नहीं है, माने साज श्रृंगार का तो सवाल ही नहीं है, घरनी की। तो बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, अर्थात स्वर्ग को सिधार गई गरीबी के मारे। किसान की पत्नी जी। जी। उसकी बातों को याद करके आंखें भर आती हैं। मुहावरा है आंखें भर आना, आप जानते हैं। देख रेख के बिना दूध मही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी बिटिया भी 2 दिन बाद बिना देख रेख के कारण जो दूध मुही थी, छोटी बच्ची थी, वो भी 2 दिन के बाद मर गई। बिना पैसे के कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं हो सका। कहते हैं कवि कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। ये पतिघातिन क्या है? अब चूंकि पुत्र तो लठैतों ने मार दिया जी, तो उसकी विधवा रह गई। पतोहू माने पुत्रवधू जी। उनकी जो बहू है वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के समान थी। यद्यपि पतिघातिन, यद्यपि समाज में उसको तरह तरह के नाम लांछन दिए जाते थे कि वो पतिघातिन है और पति को खा गई है। जी, ये विश्वास हमारे समाज में प्रचलित थे। जी। और बहुत सारे अभी भी प्रचलित हैं कि ये लड़की हमारे घर में अब सुख नहीं आई है, तो उसको पतिघातिन कह दिया। यद्यपि पतिघातिन, हालांकि वो नहीं मानता था, वो कहता लक्ष्मी थी, लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो चूंकि लांछन लगाया था, कोतवाल ने उसे बुला लिया, दरोगा ने उसे बुला लिया और वो इसी सदमे में एक दिन डूबकर कुएं में मर गई। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। जी। यहाँ पर कवि बहुत व्यंग्य से कह रहा है। पैर की जूती जोरू, हाँ, क्या मतलब? हमारे समाज में, उस समय के समाज में तो खास तौर से जी, स्त्री को पैर की जूती समझी जाती थी। जोरू माने स्त्री, जी, है ना? जी। उस पैर की जूती समझी जाती थी। न सही एक दूसरी आती, कि लड़की है वो दूसरी आ जाएगी, ब्याह दूसरा हो जाएगा लड़के का, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। उस जवान लड़के की जिसे कारकुनों ने मार दिया, लठैतों ने मार दिया, उस जवान लड़के की सुध कर याद करके सांप लौटते हैं उस किसान की छाती पर, उसकी छाती फट जाती है। जी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ है चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। क्या बात। अब वो पिछले सुख की स्मृति उसकी आंखों में, जो अतीत की स्मृतियां हैं, जो किसान की, वो बस एक क्षण भर की चमक लाती है, परंतु उसकी आंखें तो इतनी विदीर्ण हो गई हैं, उसका जीवन इतना नीरस हो गया है, उसका जीवन इतना दारुण हो गया है कि शून्य में गढ़ है चितवन। अब उसकी चितवन जो है, उसकी आंखें जो हैं, शून्य में ताकती रहती हैं, निहारती रहती हैं, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। और उसकी वो चितवन जो है तीखी नोक के समान, तीखी नोक माने जैसे बरछी भाला होता है, भाले की नोक चुभ जाती है, उस तरह से अब वो चितवन रह गई है। अंग्रेज़ों ने ये हाल उस समय हमारे देश के किसानों का कर दिया था, उसका संकेत इस कविता के अंदर उसने किया है। इस कविता का मूल संदेश क्या है? इसमें कवि कहना चाहता है कि देखिए, भारत जो है वो आज भी गाँव में बसता है, उसकी 65% से ज़्यादा आबादी गांव में है। गांव और किसान ये 2 रीढ़ की हड्डी हैं हमारे समाज की, हमारे देश की।
इस पर जितना ध्यान देने की ज़रूरत थी वो ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है जिसे देना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान जो है अन्नपूर्णा है, अन्न देता है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो अन्न हमें मिलेगा नहीं। 80 साल पहले जो स्थिति थी लगभग वही स्थिति अभी तक चली आ रही है। और गांव और समाज के अंतर को पाटना, वो सुख सुविधाएं देना, वो सामंजस्य पैदा करना, ये इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी आपने व्याख्या प्रस्तुत की। धन्यवाद। कवि परिचय भी आपने विस्तार से दिया और कविता की व्याख्या भी आपने की, कविता का मूल संदेश भी बताया। इससे कविता को समझने में विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।